तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो हमने पहले पढ़ा था, जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखे थे। तो आज हम क्या करेंगे, उससे आगे पढ़ने वाले हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लो, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास दो रिएक्टेंट्स होंगे। ठीक है ना, मतलब कोई भी दो चीजें एक दूसरे से मिल रही होंगी और वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही होंगी। तो अब वो दोनों मिलने वाली चीजें सेम भी हो सकती हैं, जैसे वो ए, एक और कंपाउंड ए से कनेक्ट हो और वो फॉर्मेशन कर सकती है किसी प्रोडक्ट का। तो मुझे पता था भाई मेरे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, बैलेंस्ड इक्वेशन में जो इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो 1 + 1 तो 2 हो जाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो या तो आपके पास दोनों रिएक्टेंट क्या हो, सेम हो, या फिर क्या हो सकता है दोनों रिएक्टेंट मेरे अलग अलग हो। वो मेरा दूसरा केस है कि भाई हम बोलते कि भाई दोनों रिएक्टेंट मेरे कैसे हैं, अलग अलग रिएक्टेंट्स है मेरे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वो कि आपके दोनों रिएक्टेंट्स अलग है, मतलब एक कंपाउंड तो ए है और दूसरा आपका बी है। वो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करके फॉर्मेशन कर रहे हैं, किसका, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनना एकदम। ठीक है, जहां डाउट है मेरे से पूछ लेना। मैं बोलू भाई T=0 टाइम पर इसके कंसेंट्रेशन भी ए मोलर थी, ये भी ए मोलर है, और प्रोडक्ट कुछ शुरुआत में बना नहीं होगा। ठीक है, अब T=T टाइम पर क्या हुआ होगा, ए में से कुछ एक्स गया होगा, इस ए में से भी कुछ एक्स गया होगा, और मेरे पास कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया होगा। समझ लो 2x अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मेरे यहाँ फॉर्मेशन हो चुका है। रेट लॉ मेरा क्या कहता है, गुलबर्ग वागे ने तो एक बात कह दी, उन्होंने तो कह दिया भाई कि आपके पास जो रेट लॉ आप एक्सप्रेशन लिखने वाले हो, उसका तो सीधा सा तरीका उन्होंने बता दिया, चेंज इन कंसंट्रेशन देख लो। ठीक है, कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम। तो हम यहाँ से पता चल गया भाई जो इसके रेट होगा वो तो dx/dt है, एक्स चेंज हुआ है इन टी टाइम। ठीक है, तो मुझे पता चल गया भाई ये तो dx/dt आ गया, और इज इक्वल्स टू k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, a-x कंसंट्रेशन है, रेज टू द पावर देख स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, a का स्टोइकियोमेट्रिक क्या है 1, तो इसकी पावर भी 1, इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कंसंट्रेशन ऑफ अनदर रिएक्टेंट, उसका भी a-x है, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी मेरा 1 है। तो मैंने यहां से लिख दिया dx/dt की वैल्यू बराबर थी मेरे पास किसके, k इंटू a-x का होल स्क्वायर के बराबर थी। ठीक है, अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, फर्दर इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व कर सकता हूं। बट अब हम समझदार हैं, तरीका मैं इंटीग्रेशन का भी बताऊंगा और जो हमने पहले मेहनत की थी उसका यूज कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, dx/a-x का स्क्वायर इक्वल्स टू k dt लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दूंगा, दोनों साइड क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। ठीक है, ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका मुझे पता है, मैं क्योंकि समझदार इंसान हूं तो मैं इस तरीके से क्यों करूं, ये तो मेरा मेथड 1 था कि आप इसको कर सकते हो। बट हमने nth ऑर्डर के लिए पहले काइनेटिक इसको इक्वेशन को सॉल्व कर रखा है। ठीक है, nth ऑर्डर के लिए मैंने पहले मेहनत कर रखी है। वो क्या मेहनत थी मेरी, 1/n-1 ब्रैकेट में 1/80 कंसंट्रेशन टी टाइम पर n-1 माइनस 1/a0 की पावर इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1 इज इक्वल्स टू k t। ये मैंने nth ऑर्डर के लिए कैलकुलेट कर रखा था। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सेकंड ऑर्डर है, n की वैल्यू रख दूंगा मैं 2, बात खत्म। तो मैं रखूंगा यहाँ पर 1/2 - 1, और ये हो जाएगा 1/80 की पावर 2 - 1 माइनस 1/a0 की पावर 2 - 1 इज इक्वल्स टू k और t। तो यहां से 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, और ये भी 2 - 1 तो ये बन जाएगा 1/80 माइनस 1/a0
और इसकी वैल्यू बराबर आएगी आपके पास KT के बराबर आएगी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपके पास हो और जो रिएक्टेंट्स है वो दोनों सेम हो, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको आपको याद रखना है। अब इसे याद रखेंगे। ठीक है, ये बात तो मैंने यहाँ कैलकुलेट कर ली। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं, जब आप इसको सॉल्व करोगे, इस इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करोगे, तो यही वैल्यू आएगी। वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी आपको, 1/a-x, जो कि कंसंट्रेशन है टाइम t है, माइनस 1/a0, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है a, इज इक्वल्स टू k इंटू टी। यही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया A, जो कि मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन थी। तो इसे भी मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि ये चीज आपको क्लियरली विजिबल होती रहे। ठीक है, यहाँ से आप इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करोगे तो भी आपको यही मिलेगा। कोई बड़े बात नहीं है भाई। क्या करना है पता है आपको, ये जो आपने बनाया है इसको आप ऊपर ले जाओ, a-x को y मान लो, उसको डिफ्रेंशिएट करो, जैसे हमने पावर n के लिए किया था, सेम प्रोसीजर। कोई भी चीजें इसके अंदर अलग नहीं है। ठीक है ना, सेम प्रोसीजर है A to Z, कोई भी फर्क इसके अंदर नहीं है। ठीक है, ये तो एक तरीका था जिसके लिए मैंने, मेरा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम थे, तो उसी के लिए मैंने ये एक्सप्रेशन यहां से निकाल लिया। अब इसी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, टी हाफ भी कैलकुलेट करने वाला हूँ। क्या कैलकुलेट करने वाला हूँ मैं, इसी प्रोसीजर के लिए टी हाफ भी कैलकुलेट करने वाला हूँ। वो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ, इसी के जस्ट बगल में। ठीक है, तो अब मैं ये पे लिख देता हूँ, टी हाफ, T is equals to T half for second order reaction। देखो, at T is equals to T half क्या हो जाएगा, मतलब आपकी इनिशियल कंसेंट्रेशन जो, तो AT की कंसेंट्रेशन वो A/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो बस अब मुझे पता है इक्वेशन मेरे पास क्या है, 1/AT माइनस 1/A, और ये वैल्यू बराबर है KT। हाँ बोलो सर, KT हाफ की वैल्यू 1/A0 आ जाएगी। क्या हो जाएगी, 1/A0। 1/A0 T हाफ की वैल्यू। KT हाफ की वैल्यू 1/A0। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही निकाला आपने आयुष, है ना। तो हम लोग 80 की जगह रख देंगे A/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2/A बन जाएगा, माइनस 1/A, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू K इंटू टी हाफ। तो जो टी हाफ की वैल्यू आएगी यहां से, वो आ जाएगी मेरे पास 1/, यह जगह K नीचे आएगा, इंटू A। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, आपने जो कैलकुलेट किया था वो भी वही बात है, आपने बस के को इस साइड रखा, मैंने के को वहां पर नीचे भेज दिया, तो टी हाफ की वैल्यू मेरे पास 1/K इंटू ए आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब चलो, अब हम बढ़ते हैं आगे और इस बारे में बात करते हैं जो कि आपको कोई नहीं बताने वाला, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये चीज। ठीक है ना, क्या चीज, इस इक्वेशन के लिए जो अगर आपके पास दोनों रिएक्टेंट अलग अलग है, ए और बी हैं, और वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, तो T इज इक्वल्स टू 0 पर मैं इनिशियली बोलूं, जो ए की कंसेंट्रेशन थी आप मान लो ए है, बी की कंसेंट्रेशन आप बी मान लो, और प्रोडक्ट आपके पास शुरुआत में कुछ नहीं बना होगा। T इक्वल्स टू टी टाइम पर क्या हुआ होगा, ए में से कुछ कम हो जाएगा, A-x मान लो, बी से कुछ कम हो जाएगा, B-x हो जाएगा, और कुछ मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, वो मेरे पास डिपेंड करेगा इसके स्टाइकोमेट्री पे। अगर मान लो कि यहाँ कुछ कंसंट्रेशन C प्रोड्यूस हो रहा है, ये मेरे पास प्रोडक्ट, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, मुझे पता है A का स्टाइकोमेट्रिक 1 ही होगा और B का स्टाइकोमेट्रिक भी 1 ही होगा, क्योंकि ये 1 + 1 बन के ही 2 बनेगा, तभी ये मेरे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है जो ए का रेट, जिस रेट से ए कम हो रहा है, बी दोनों का सेम ही है, तो मैं अगर रेट लो एक्सप्रेशन लिखूंगा dx/dt, तो वो बराबर आ जाएगा मेरे पास k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कितनी है, A-x रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1,
concentration of reactant that is B minus X raised to the power 1, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसा था, 1 था। हाँ मुकुंद पूछो, क्या डाउट आ गया? सर इसमें हमने सी क्यों लिया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 2x नहीं ले सकते? नहीं नहीं, एक्चुअली इसलिए नहीं ले सकते, ले तो हम यहाँ पर भी 2x नहीं सकते, यहाँ पर भी हमको c ही लिखना पड़ेगा कि भाई मुझे, क्योंकि प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट नहीं पता ना, प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट क्या होगा, ठीक है ना। देखो a प्लस ए करके इंटू A2 बन जाए तो इसका स्टोइकोमेट्री तो 1 ही है, तो यहाँ पर x ही बनेगा फिर, ठीक है ना। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x ही आ जाएगी, 2x नहीं आएगी। आगे बात समझ में आपको? यस सर। a प्लस बी मिलके बन रहा है, समझ लो ए बी। तो अगर इसका स्टोइकोमेट्री भी 1 है, इसका स्टोइकोमेट्री भी 1 है और इसका भी स्टोइकोमेट्री 1 है, तो इसका मतलब क्या है, जब इसका एक मोल ए का एक मोल बी के एक मोल से रिएक्ट करता है तो ए बी का कितना मोल बनेगा, एक ही मोल बनेगा। तो इसके एक्स मोल जब मेरा बी के एक्स मोल से रिएक्ट करेगा तो ये भी कितना बनेगा, एक्स मोल ही बनेगा। तो सी की वैल्यू मेरी एक्स आ सकती है, 2x की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है यस सर। ना। बस यही बात है जो हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब देखो आगे बात करते हैं हम लोग। यहां तक समझ में आ गया? चलो, तो अब मेरे पास क्या है, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो है dx अपॉन, आप यहाँ लिखोगे a सर माइनस एक्स। सर हाँ बोलो आयुष। सर जैसे ये भी जरूरी नहीं है ना कि a से x कम हुआ तो b से भी x अमाउंट ही कम होगा, वो y भी ये हो सकता जरूरी है ना। है, ये बिल्कुल जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके एक मोल से इसका एक ही मोल रिएक्ट करता है, तो इसके x मोल से इसका x मोल ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। आई बात समझ में आयुष आपको? अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। क्योंकि दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेरा सेम है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड करूंगा इंटीग्रेशन, और जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन एट प्रेजेंट आपको नहीं आता, ठीक है। इसके इंटीग्रेशन के लिए करते क्या है, मैं आपको एक प्रोसीजर बता दूंगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको दोनों को डिनोमिनेटर में रखते हैं, ऊपर माइनस करते हैं एक दूसरे वैल्यू से, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। आप इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हो एक दूसरे के, और तब उसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको फाइनली इसका रिजल्ट लिखवा रहा हूँ आज। जैसे आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे और मैं आपको इस बात पे वापस लेके आऊंगा, आप याद रखना इस बात को, मैं आपको इस पॉइंट पर, आप इसको अपने पेज पे, जो आपकी नोटबुक है उसके फर्स्ट पेज पे लिख लेना इस चीज को। जिस दिन हम लोग आप इंटीग्रेशन पढ़ लोगे, हम इस चीज पे वापस आएंगे और इस चीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो ये मेरे पास इसका आंसर आएगा वो आता है, के की वैल्यू जो आएगी फाइनली वो बराबर होगी मेरे पास 2.303 अपॉन टी a माइनस बी log ऑफ b a माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स, ठीक है। ये वैल्यू आएगी आपके पास, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये कब है, जब मेरे दोनों रिएक्टेंट अलग अलग हैं, तो ये वैल्यू आती है के की। ठीक है, आपने लिख लिया। अब ये जो आपके पास ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ना, ये कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार ये ना फर्स्ट ऑर्डर की तरह काम कर रही होती है, ठीक है ना। कौन सा वाला केस, स्पेशली ये वाला केस, ये वाला जो केस है ना, ये बहुत बार ऐसा होता है, आपको ऐसा लगता है यार ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह काम कर रहा होता है। तो ऐसा कब होता है, जब अगर आपके पास ए या बी दोनों में से एक चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, एक्सेस अमाउंट ऑफ में प्रेजेंट होती है, तब ऐसा होता है ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर की तरह दिखाई देता है। होता ये सेकेंड ऑर्डर ही है, बट दिखता कैसे है, फर्स्ट ऑर्डर की तरह। इसलिए हम कह देते हैं ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काम करता है। किसका काम करता है, सूडो। सूडो मीन्स फॉल्स, होता नहीं है बट लगता है आपको, ठीक है। तो हम लोग इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। आप हेडिंग डालना, हेडिंग आपके पास सूडो
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं। ये कब होता है आपके पास, अगर दोनों में से सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में से ए या बी दोनों में से एक अमाउंट बहुत ज्यादा हो तो वो मेरे को फर्स्ट ऑर्डर की तरह अपीयर होता है। ऐसा क्यों, आप पहले एक बार इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। लिखो, अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन बी converted into a first order reaction if one of the reactant is taken in एक्सिस। ठीक है, आपका एक रिएक्टेंट कैसे लिया जाए, एक्सिस में लिया जाए। तो अभी जैसे हमने देखा था ए प्लस बी दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 थे और कन्वर्ट होके मेरा प्रोडक्ट के अंदर फॉर्म हो रहा था। एक पल के लिए मैं आपको बोल दूं कि भाई इनमें से एक बी का अमाउंट जो है हमने ज्यादा ले लिया ए से, बी का अमाउंट ए से हमने बहुत ज्यादा ले लिया। ठीक है, तो जो इसके लिए वैसे हम लोगों ने रेट निकाला था वो फॉर्मूला था मेरे पास था KT इक्वल्स टू 2.303 अपॉन A माइनस बी log ऑफ B A माइनस एक्स अपॉन A B माइनस एक्स। ये मेरे पास फॉर्मूला था। ठीक है, अगर जस्ट इमेजिन अब आप ये देखो, अगर मैं बोलूं आपको कि भाई बी का अमाउंट है ना बहुत ज्यादा है ए से, ए तो कुछ भी नहीं है बी के सामने, बी लाखों में एक, ए तो बहुत छोटा है। तो अगर जो आप ए माइनस बी की वैल्यू निकाल रहे हो तो आपके पास ए माइनस बी की वैल्यू देखो, आप एक बहुत छोटी वैल्यू से बहुत बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हो तो ये लगभग लगभग माइनस बी के बराबर ही होगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ कुछ अप्रोक्सीमेशन लेते जाएंगे। KT की वैल्यू आएगी मेरे पास 2.303 अपॉन माइनस बी लॉग ऑफ, इसको b को ऐसे ही लिखेंगे हम लोग a माइनस एक्स अपॉन, देखो अब b की वैल्यू तो बहुत बड़ी है, इससे कुछ x कम होगा, कुछ x कम का मतलब क्या हो गया, ये हो गया। देखो हमारे पास यहाँ लिखा है जब ये x माइनस हो रहा है a से, जब मेरा b ही बहुत बड़ा है किससे, a से, तो a में से आप x माइनस कर रहे हो तो मतलब x की वैल्यू तो b से बहुत ही ज्यादा छोटी है, तो b तो मेरा x से तो और भी ज्यादा बड़ा होगा। बोलो ये बात समझ में आती है, इसके अंदर कोई डाउट है आपको कि b मेरा और ज्यादा बड़ा होगा x से, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो a से x माइनस कर रहे हो। जब पहले मैंने बोल दिया कि भाई b की वैल्यू ही बहुत बड़ी है a से, तो आप a से कोई चीज माइनस कर रहे हो तो मतलब वो तो x की वैल्यू तो और भी छोटी है, तो b की वैल्यू तो मेरी x से और ज्यादा बहुत बड़ी होगी। तो हम लिख सकते हैं b माइनस एक्स, मतलब b तो बहुत बड़ी यूनिट है उससे बहुत छोटी यूनिट x माइनस कर रहे हो, तो ये लगभग लगभग आपके पास b के बराबर आएगी। तो आप नीचे लिख सकते हो यहाँ पर a और b माइनस एक्स की जगह b लिख दिया आपने, ये b इस b को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। ठीक है, और जब ये नेगेटिव साइन को आप अंदर डाल दोगे, इस नेगेटिव साइन को अंदर भेजोगे तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, रेसिप्रोकल हो जाएंगी। ठीक है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, KT इक्वल्स टू 2.303, ठीक है, अपॉन बी लॉग ऑफ, अभी क्या आ रहा था यहाँ पर, यहाँ था a माइनस एक्स, मैंने लिख दिया a माइनस एक्स अपॉन a की पावर -1 में लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि अगर मैं -1 आगे भेजूंगा तो यहाँ माइनस बी हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये -1 है तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, हम बोल देंगे KT इक्वल्स टू 2.303 अपॉन बी लॉग ऑफ a अपॉन
a माइनस एक्स, b को मैं इधर भेज देता हूँ, k से जब मल्टीप्लाई होगा, k मेरा रेट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट तो एक और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा है तो नया कांस्टेंट बन जाता है, वो k डैश बोल देता हूँ उसको, k डैश t इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हो जाएगी 2.303 log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, या फिर हम लिख सकते हैं दिस k डैश t की वैल्यू बराबर है 2.303 log of a naught initial concentration upon at concentration at time t, जहां पर मेरा k डैश की वैल्यू बराबर है k इंटू बी के बराबर है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन मैं फाइनली जिस पे पहुंच गया, ये इक्वेशन मेरे पास किस ऑर्डर के लिए निकाली थी हम लोगों ने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ड्राइव की थी मैंने ये रिएक्शन रिलेशन, इसलिए मैं कहता हूं ये मेरे पास कैसा है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वो असली में था कौन सा, सेकंड ऑर्डर, बट फाइनली कहां तक, अगर ये मेरे पास सेकंड ऑर्डर था, काम कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर की तरफ, कब, जब मेरे एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दूसरे से बहुत ज्यादा है, तभी जाके ये मेरे पास काम करेगा किसका, फर्स्ट ऑर्डर का, और इसलिए मैं इसको कहता हूं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये मेरे पास। ठीक है, तो आपको ये बात यहां तक समझ में आ गई है, इसमें कोई डाउट है तो मुझसे भी पूछ लो, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने तो क्या बोला था कि आपके पास जो बी का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, बी का अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अब अगर बाय चांस ए का अमाउंट ज्यादा होता तो क्या ये रिलेशन आता है या और कुछ आता, तो ये भी हम निकाल के दिखाते, ऐसा नहीं है, तो हम लोग लिखो आप यहाँ पर, अगर हम ये भी आपको ये वाला भी निकाल के दिखा देते हैं, इफ ए की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती, किससे, बी से, फॉर्मूला क्या था मेरे पास, के टी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन ए माइनस बी लॉग ऑफ, मेरे पास यहाँ पर हम लोग पहुंच गए थे, फिर हमारे पास था लॉग ऑफ बी ए माइनस एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स। ठीक है, अगर देखो a की वैल्यू b से बहुत ज्यादा है तो मतलब a माइनस बी मेरा लगभग किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। ठीक है ना, और a माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, लगभग a के बराबर ही होगी, इसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये दोनों वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, तो kt की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2.303 अपॉन a माइनस बी की जगह मैंने a लिख दिया, लॉग ऑफ b की जगह तो b है और a माइनस की जगह मेरा क्या आ गया, a आ गया, अपॉन a यहां पर था ही, अपॉन b माइनस एक्स था, a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मैंने a को उधर भेज दिया तो k a मेरे पास k डैश बन गया, k डैश t इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ b अपॉन b माइनस एक्स। तो क्या ये b मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन थी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थी मेरे पास, ठीक है, और b माइनस एक्स क्या थी मेरे पास, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, किसी टाइम t पर ये था। ठीक है ना, और ये कब तक, t इक्वल्स टू 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन थी मेरे पास। तो ये मेरे पास कौन सा ऑर्डर, ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर वाली इक्वेशन आ गई, kT इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम t। ये भी मेरे को फाइनली उसी एक इक्वेशन पे इसने मुझे पहुंचा दिया। ठीक है ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपके पास जब भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और उसमें से एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, अगर उनमें से एक की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तब वो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर की तरह काम करता है, और इसलिए हम उसको कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना, हम उसे क्या कहते हैं, वो एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह काम करेगा। अब हम अगली क्लास में क्या करने वाले हैं, हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर का यूज देखेंगे कि इसका फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का यूज कहाँ है। ठीक है, उसके बाद एक आर्हेनियस इक्वेशन होती है, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा मेरा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आपको क्या करना है, जो डेरिवेशन किया है उसे आप रिवाइज करना। हाँ बोलो सर, नेक्स्ट क्लास कब होगी, कल है क्या,
सर नेक्स्ट क्लास